मैं उस बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम के आखिरी कोने में बैठी थी, जहां चारों तरफ महोगनी लकड़ी की पैनलिंग लगी थी। मैं जानबूझकर ऐसे बैठी थी जैसे मेरा वहां होना मायने ही न रखता हो, जैसे मैं अदृश्य हूं। तभी मेरे पति आरव मेहता थोड़ा झुके और मेरे कान में धीरे से वो शब्द बोले जो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में अटक गए। तुम इसका हिस्सा नहीं हो। उसकी सांसों से महंगी स्कॉच विस्की की गंध आ रही थी, वही विस्की जो उसकी माँ अपने फार्म हाउस में क्रिस्टल की बोतलों में रखती थी। उसकी आंखें, वही आंखें जिनमें कभी मुझे प्यार दिखता था, अब मुझसे ऐसे होकर गुजरी जैसे मैं कोई फर्नीचर हूं। लंबी टेबल के चारों तरफ पूरा मेहता परिवार बैठा था। उसकी माँ कविता मेहता काले रंग की डिजाइनर साड़ी में और मोतियों की 3 परतों वाली माला में। उसका भाई रोहन, वही ढमंडी मुस्कान चेहरे पर जिसे उसने घर का होनहार बेटा बनते बनते 30 साल में परफेक्ट कर लिया था। रोहन की पत्नी सोनिया, जिसने पिछले 3 साल में मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला था। और आरव की बहन नैना, जो कम से कम इतनी शालीन थी कि असहज दिख रही थी। टेबल के सिरहाने परिवार के वकील शरद खन्ना बैठे थे, सफेद बालों वाले शांत स्वभाव के आदमी जो दशकों से मेहता परिवार की दौलत संभाल रहे थे। वे कागजों की फाइलें सलीके से सजा रहे थे। ये आरव के पिता की वसीयत पढ़े जाने की मीटिंग थी। वो आदमी जिसने 200 करोड़ से ज्यादा की होटल चेन खड़ी की थी, जिसकी 6 हफ्ते पहले मौत हो गई थी और जिसके अंतिम संस्कार में मुझे बोलने तक की इजाजत नहीं दी गई थी। जो आरव नहीं जानता था, जो उनमें से कोई भी नहीं जानता था, वो ये कि मेरी गोद में भी एक फोल्डर रखा था। एक ऐसा फोल्डर जो इस पूरी ड्रामेबाजी को उस दिशा में मोड़ने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि उस दिन क्या हुआ जब शरद खन्ना ने वसीयत खोली और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया, आगे बढ़ने से पहले मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। ये कहानी 7 साल पहले शुरू होती है, एक ऐसी जगह से जो किसी सपने जैसी लगती थी। और ये कहानी खत्म होती है मुझे अपने ही पेंट हाउस के दरवाजे पर खड़ा दिखाते हुए, नीचे पूरे शहर को निहारते हुए, आखिरकार आजाद। उस कॉन्फ्रेंस रूम से पूरे 7 साल पहले मेरी मुलाकात आरव मेहता से हुई थी, एक चैरिटी इवेंट में जहां मैं बतौर इवेंट कोऑर्डिनेटर काम कर रही थी। मैं तब 26 साल की थी, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रही थी और वो काली ड्रेस पहने थी जिसे खरीदने के लिए मैंने 3 महीने बचत की थी। आरव 32 साल का था, उस आत्मविश्वास के साथ जो सिर्फ पीढ़ियों की दौलत से आता है। उसका सूट शायद मेरे पूरे महीने के किराए से भी महंगा था। वो मेरे पास आया जब मैं केटरिंग स्टाफ को निर्देश दे रही थी और बाकी अमीर मेहमानों की तरह मुझे अनदेखा नहीं किया। उसने मेरा नाम पूछा, इवेंट पर मेरी राय पूछी और फिर अगले हफ्ते डिनर पर चलने का न्योता दिया। वो डिनर 3 और डिनर में बदल गया। वो मुझे ऐसे रेस्टोरेंट्स में ले गया जहां वेटर उसे नाम से जानते थे, जहां वाइन लिस्ट चमड़े की जिल्द में होती थी और किसी उपन्यास से मोटी लगती थी। उसने मुझे होटल बिजनेस में पले बढ़े होने की कहानियां सुनाई, अपने पिता के एक्सपेंशन के सपनों के बारे में बताया और ये भी कि वो सिर्फ विरासत पर जीने वाला अमीर लड़का नहीं बनना चाहता। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी ने पहली बार सच में मुझे देखा हो। मेरा परिवार साधारण मिडिल क्लास था। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, माँ नर्स। जो कुछ भी मैंने पाया था अपनी मेहनत से पाया था। लेकिन आरव ने मुझे यकीन दिलाया कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो मुझसे मेरे होने की वजह से प्यार करता है, मेरी पृष्ठभूमि की वजह से नहीं। डेटिंग के 6 महीने बाद वो मुझे अपने परिवार से मिलाने उनके फार्म हाउस ले गया। शहर से बाहर फैला हुआ एक आलीशान बंगला जिसमें इतने कमरे थे कि मुझे बाथरूम ढूंढते ढूंढते रास्ता भटकना पड़ा। उसके पिता मोहन मेहता बेहद गर्मजोशी से मिले, मेरे काम और सपनों के बारे में सच्ची दिलचस्पी से पूछा। लेकिन उसकी माँ कविता मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसके जूते के नीचे कुछ गंदा चिपक गया हो। पूरे वीकेंड वो छोटे छोटे तंज कसती रहीं, जो सुनने में तारीफ जैसे लगते थे लेकिन महसूस कागज की कट जैसे होते थे। कितना रिफ्रेशिंग है कि आरव किसी इतनी नॉर्मल लड़की को डेट कर रहा है, उसने ब्रंच के दौरान कहा।
मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। शायद इससे उसे पता चले कि बाकी दुनिया कैसे रहती है। रोहन ने तो मेरा अस्तित्व तब तक नहीं माना जब तक सबके सामने आरव से ये नहीं पूछ लिया कि आजकल क्या डाउनग्रेड चल रहा है। नैना थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उसकी दयालुता भी माफी जैसी लगती थी, जैसे वो पहले से ही उस सब के लिए शर्मिंदा हो जो उसका परिवार मेरे साथ करने वाला था। मुझे वहीं भाग जाना चाहिए था। लाल झंडे तूफान में लहराते बैनरों की तरह साफ दिख रहे थे, लेकिन आरव ने केबल के नीचे मेरा हाथ पकड़ा और रात को कहा कि उसे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता, वो मुझसे शादी करेगा। और जब आप 26 के होते हैं, प्यार में होते हैं, और उस दुनिया का कोई आदमी जहां आप सिर्फ ड्रिंक सर्व करती आई हो आपसे कहता है कि आप लड़ने लायक हैं, तो आप यकीन कर लेते हैं। 8 महीने बाद हमारी शादी हुई। एक ऐसी शादी जिसे उसकी माँ ने पहले दिन से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। जगह फार्म हाउस, मेहमानों की लिस्ट उसकी, हर डिटेल पर उसका कंट्रोल। जो एक चीज में बचा पाई वो थी मेरी शादी की ड्रेस, और उस पर भी कविता ने स्वीट है कहकर ये जता दिया कि उसका मतलब सस्ती और साधारण था। शादी बाहर से शानदार थी। 150 मेहमान, लाइव ऑर्केस्ट्रा, 5 कोर्स का डिनर और ऐसी शैंपेन जिसकी एक बोतल की कीमत मेरी 1 हफ्ते की कमाई से ज्यादा थी। लेकिन मैं अपनी ही शादी में अजनबी महसूस कर रही थी। आरव के परिवार और दोस्तों ने 90% हॉल भर रखा था। मेरे माता पिता और गिने चुने लोग पीछे की टेबलों पर असहज बैठे थे। रिसेप्शन में कविता ने 10 मिनट का भाषण दिया। मेहता विरासत, परिवार के संस्कार, परंपराएं, मेरा नाम आखिर में बस एक बार लिया, ये कहते हुए कि उम्मीद है मैं अपनी नई भूमिका में ढल जाऊंगी। तालियां शालीन थीं, लेकिन ठंडी। मैं मुस्कुराती रही, आरव का हाथ पकड़े, खुद को समझाती रही कि ये बस शुरुआत है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से बदतर होता गया, इस तरह कि मैं अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगी। हम शहर के एक पेंट हाउस में शिफ्ट हो गए जहां फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियां थीं और ऐसा फर्नीचर था जिस पर बैठने से मुझे डर लगता था। आरव रोज मेहता होटल्स जाता, बोर्ड मीटिंग्स, साइट इंस्पेक्शंस, और मैं समझने की कोशिश करती रही कि मेरी भूमिका क्या है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि कविता ने साफ कर दिया था कि मेहता परिवार की बहू वेतन पर काम नहीं करती। मेरी दुनिया अब चैरिटी लंचेस, शॉपिंग ट्रिप्स, डिनर पार्टियां और खामोशी तक सिमट गई। हर रविवार पूरे परिवार के साथ डिनर होता। वो डिनर मेरी निजी यातना बन गए। कविता ऐसे सवाल पूछती जो मेरी हैसियत दिखाने के लिए होते। क्या मुझे किसी महारानी को संबोधित करने का सही तरीका पता है? क्या मैंने कभी यूरोप में गर्मियां बिताई हैं? एनसीपीए की नई ओपेरा पर तुम्हारी क्या राय है? और जब मैं गलत जवाब देती या कहती कि मुझे नहीं पता, वो मुस्कुरा कर कहती, सबको कुछ खास ज्ञान लेकर पैदा होने का सौभाग्य नहीं मिलता, है ना? रोहन हंसता, सोनिया मुस्कुराती, आरव विषय बदल देता, लेकिन कभी मेरा बचाव नहीं करता। सबसे पहली बड़ी बेइज्जती शादी के 1 साल बाद हुई, मेहता होटल्स की सालाना चैरिटी गाला में। दिसंबर में होने वाला वो भव्य आयोजन, होटल ताज क्राउन के बॉलरूम में, जो किसी महल से कम नहीं लगता था। मैंने हफ्तों तैयारी की, बाल, मेकअप प्रोफेशनल, गहरा नीला गाउन जिसे आरव ने पसंद किया था। मुझे लगा शायद यही मौका है खुद को साबित करने का। शाम ठीक शुरू हुई। कॉकटेल आवर में मैं आरव के साथ खड़ी रही, लेकिन डिनर में सीटिंग चार्ट ने मुझे उससे 3 टेबल दूर बैठा दिया, अजनबियों के बीच। स्पीचेस में उसके पिता बोले, फिर कविता ने। उसने सबका नाम लिया, आरव, रोहन, नैना, यहां तक कि सोनिया का भी। मेरा नाम नहीं, जैसे मैं परिवार ही नहीं थी। बाथरूम में संगमरमर की दीवारों के बीच में चुपचाप रोती रही। बाहर निकली तो 2 औरतों को सुना। बेचारा आरव, कितना गलत चुनाव कर लिया। दूसरी हंसी, चलो दिखने में तो ठीक है। वो मुझे आईने में देख चुकी थीं, बिना माफी मांगे चली गईं। उस रात जब मैंने आरव से कहा, उसने आह भरी। वो बस ट्रेडिशनल हैं, सम्मान कमाना पड़ता है। और यही सिलसिला बन गया। फिर उसके देर से आने, अजनबी परफ्यूम, छुपे मैसेजेस, होटल बिल। मैं सवाल करती, वो मुझे पागल कहता। 2 साल पहले उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अंतिम संस्कार में रोहन ने मुझे आगे खड़े होने से रोका, सिर्फ परिवार। उस दिन मैं सच में कुछ भी नहीं थी, और यहीं से सब कुछ टूटने लगा। आरव के लैपटॉप पर जो थ्रेड खुला था
वो सिर्फ प्रोफेशनल मेल्स नहीं थे, वो आरव और किसी लावण्या के बीच के मैसेज थे। प्यार भरी लाइनें, चोरी छुपे मिलने के प्लान, होटल के कमरों के नंबर। और मैंने एक बात तुरंत नोटिस की, वो मुलाकातें मेहता होटल्स की प्रॉपर्टीज़ में नहीं थीं, वो कंपेटिटर्स के होटल्स में मिलते थे, ऐसे जहां कोई आरव को पहचान न पाए। मैसेजेस में लिखा था कि मेरे साथ सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आरव कैसे बस आज़ाद होना चाहता है लेकिन टाइमिंग अभी सही नहीं है, और कैसे कविता उसे सबसे क्लीन तरीके से ये सब संभालने में मदद कर रही है। अटैचमेंट्स भी थे, उन दोनों की तस्वीरें, करीब करीब, निजी और बिना किसी शक के सच। मैं उसके ऑफिस में ऐसे खड़ी रही जैसे घंटों से खड़ी हूं, जबकि असल में शायद कुछ ही मिनट थे। मैं महीनों की बातचीत पढ़ रही थी और मेरी पूरी शादी मेरी आंखों के सामने एक ऐसे झूठ में घुलती चली गई जिसे या तो मैं मासूम थी इसलिए नहीं देख पाई, या फिर इतनी बेसहारा थी कि देखना नहीं चाहती थी। लेकिन आरव और उसके परिवार को एक बात नहीं पता थी। वो बात उन्होंने इसलिए अंडर एस्टिमेट की क्योंकि 7 साल से वो मुझे बेवकूफ़ समझकर ट्रीट कर रहे थे। आरव से मिलने से पहले मैं अपने काम में अच्छी थी। मैं कोऑर्डिनेशन में, लॉजिस्टिक्स में और चीज़ों को जोड़कर पैटर्न समझने में बहुत तेज़ थी। और जैसे ही सच सामने आया, जैसे ही शुरुआती शौक थोड़ा कम हुआ और दुख एक तेज़ ठंडी चुभन में बदला, मैंने वही स्किल्स इस्तेमाल करनी शुरू की जो मुझे सालों पहले करनी चाहिए थी। मैंने ध्यान देना शुरू किया, सच में ध्यान देना। पेंट हाउस में जहाँ भी कोई डॉक्यूमेंट पड़ा मिलता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रिंट किए हुए ईमेल, मैं उसकी कॉपी बनाने लगी। मैंने एक अलग फ़ोन खरीद लिया और हर चीज़ की फ़ोटो लेने लगी। मुझे वो बातें दिखने लगी जिन्हें पहले मैं नज़रअंदाज करती रही थी, जैसे कंपनी के कितने अकाउंट्स पर कविता मेहता का नाम मेरे सोच से कहीं ज़्यादा था। कुछ एसेट्स चुपचाप ट्रांसफ़र हो रहे थे या रीस्ट्रक्चर किए जा रहे थे, और रविवार के डिनर पर कुछ फुसफुसाहटें होती थीं जो मैं कमरे में घुसते ही बंद हो जाती। फिर मैंने वो किया जो मुझे सालों पहले करना चाहिए था। मैंने एक वकील को कॉल किया। कोई भी वकील नहीं, एक ऐसी वकील जिसे मैं शादी से पहले से जानती थी, प्राची चावला। वही प्राची जो मेरी पुरानी इवेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में काम कर चुकी थी। प्राची तेज थी, ज़रूरत पड़ने पर निर्मम भी, और पुराने पैसे या बड़े ख़ानदान के नाम से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती थी। मैं उससे मंगलवार की सुबह उसके ऑफिस में मिली जब आरव को लगा कि मैं बाकी वाइफ्स के साथ स्पा डे पर गई हूँ। मैंने उसे सब कुछ दिखाया जो मैंने इकट्ठा किया था। आरव और लावण्या के ईमेल्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स जिनमें होटल स्टेज और महंगे गिफ्ट्स का पैटर्न साफ दिख रहा था, और वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो इशारा कर रहे थे कि मेहता परिवार चुपचाप एसेट्स ऐसे बदल रहा है कि डिवोर्स की हालत में मेरे हाथ कुछ भी ना आए। प्राची ने सब कुछ ऐसे देखा जैसे कोई सर्जन एक्सरे पढ़ता है, शांत, फोकस्ड, बिना हड़बड़ी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, ये लोग मोहन मेहता की वसीयत का प्रोबेट पूरा होने के बाद तुम्हें डिवोर्स देने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये दावा करेंगे कि तुमने आरव से पैसे के लिए शादी की, कि तुम कभी परिवार में फिट नहीं हुई, और तुम्हें एक छोटा सा सेटलमेंट देकर चुपचाप हटने को कहेंगे। अगर तुमने मना किया तो ये तुम्हारा नाम सोसाइटी कॉलम और कोर्ट फाइलिंग्स में घसीटते रहेंगे जब तक तुम टूट ना जाओ। मेरे पेट में जैसे मरोड़ उठी, लेकिन उसी पल कुछ और भी हुआ। एक अजीब सी साफ साफ क्लैरिटी, ठंडी तेज क्लैरिटी। क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? मैंने पूछा। प्राची मुस्कुराई। इससे बेहतर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो कि इन्होंने तुम्हें हल्के में लिया। अगले 6 महीनों में जब मैं बाहर से वही आज्ञाकारी पत्नी बनी रही जो अपनी औकात समझ गई है, अंदर ही अंदर मैं और प्राची उनके प्लान को एक एक करके तोड़ते गए। उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा जिसने आरव और लावण्या की हर मीटिंग डॉक्यूमेंट की, हर गिफ्ट जिसकी पेमेंट मैरिज या कम्युनिटी फंड से गई, हर झूठ जिन्हें आरव बिजनेस ट्रिप्स बताता था लेकिन वो असल में रोमांटिक गेटअवेज होते थे। हमने बैंक रिकॉर्ड्स निकाले जिनसे दिखा कि कैसे कविता चुपचाप कंपनी के पैसे को अपने पर्सनल अकाउंट्स में भेज रही थी, रोहन कैसे होटल के रिसोर्सेज को अपने साइड बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा था, कैसे पूरा परिवार मेहता होटल्स को अपना निजी गुल्लक समझकर चला रहा था, ऐसे तरीकों से जिन्हें मोहन कभी मंजूरी न देता। और सबसे ज़रूरी बात, प्राची ने एक बेहद स्मार्ट कदम उठाया। उसने परिवार के वकील शरद खन्ना से संपर्क किया और एक प्राइवेट मीटिंग मांगी।
उसने बताया कि मुझे एस्टेट को लेकर चिंता है। मोहन के जाने के बाद चीज़ें जिस तरह संभाली जा रही हैं उसमें कुछ अनियमितताएं लग रही हैं और मैं आरव की पत्नी होने के नाते अपने अधिकार समझना चाहती हूँ। शरद खन्ना पुराने ज़माने के थे, अच्छे मायनों में। उन्हें मोहन मेहता से भाई जैसा लगाव था और मोहन की मौत के बाद कविता जो जो उनसे करवाना चाहती थी उससे वो खुद भी परेशान थे। वसीयत की कुछ व्याख्याएं ऐसी दबाव में करवाई जा रही थी जो मोहन की मंशा के खिलाफ लगती थी। जब प्राची ने उन्हें हमारे पास मौजूद सबूत दिखाए, परिवार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और आरिफ का अफेयर, शरद ने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने हमें बताया कि मोहन की वसीयत में असल में क्या लिखा था, वो वाला वर्जन जिसे कविता दबाने की कोशिश कर रही थी। मोहन जितना सब समझते थे उससे कहीं ज्यादा होशियार निकले। उन्होंने देख लिया था कि उनकी पत्नी घर को जैसे राजशाही की तरह चलाती है। बच्चे पैसे और पावर के लिए झगड़ते हैं और जिन वैल्यूज को उन्होंने सिखाने की कोशिश की थी वो सब लालच में बिगड़ चुकी थीं। अपनी जिंदगी के आखिरी साल में उन्होंने शरद की मदद से चुपचाप अपनी वसीयत अपडेट की थी। नया वर्जन साफ था और उनके प्लान्स के लिए तबाही जैसा। उनकी संपत्ति का पूरा 1/3 हिस्सा, जिसमें मेहता होटल्स की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी भी थी, भविष्य के पोते पोतियों के लिए ट्रस्ट में रखा गया था। दूसरा 1/3 बच्चों में बांटा गया था, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। उन्हें कंपनी में एक्टिवली काम करना होगा, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे, और अगर किसी ने परिवार के किसी सदस्य को बाहर निकालने या इनहेरिटेंस से खेल करने की कोशिश की तो उसकी हिस्सेदारी जब्त हो सकती थी। और फिर वो हिस्सा आया जिसने शरद के समझाते ही मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। मोहन ने स्पाउसेस की सुरक्षा के लिए खास क्लॉज जोड़ा था। उनकी मौत के 5 साल के अंदर अगर किसी बच्चे ने अपने जीवन साथी को मैनिपुलेटिव या फाइनेंशियल कारणों से डिवोर्स देने की कोशिश की तो जांच ट्रिगर होगी और उस बच्चे की इनहेरिटेंस जब्त होने की संभावना बन जाएगी। मोहन को शायद लावण्या का नाम नहीं पता था, लेकिन उन्हें यह जरूर समझ आ गया था कि उनकी पत्नी और बच्चे किस तरह के इंसान बनते जा रहे हैं, और उन्होंने कब्र से भी उन्हें रोकने की कोशिश की थी। शरद ने बताया कि कविता उन क्लॉज को री इंटरप्रेट करवाने के लिए लगातार दबाव डाल रही थी, ऐसे लूप होल्स खोजने के लिए ताकि वो अपने प्लान पर आगे बढ़ सकें। शरद टाल रहा था, लेकिन वसीयत पढ़ने की मीटिंग हमारी मीटिंग के 6 हफ्ते बाद तय थी और उसे नहीं पता था कि वो उन्हें कब तक रोक पाएगा। यहीं पर मैंने और प्राची ने फैसला किया, हम उन्हें जीतता हुआ महसूस करने देंगे, ठीक उस पल तक जब वसीयत पढ़ी जाएगी। हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि मैं डर गई हूं, टूट गई हूं और अब फेंक दिए जाने के लिए तैयार हूं, और फिर हम उनकी दुनिया को बिखरते हुए देखेंगे। वो आखिरी हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे कठिन एक्टिंग थे। मुझे नाश्ते की टेबल पर आरव के सामने बैठकर दिखाना पड़ा कि मुझे लावण्या के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे रविवार के डिनर पर जाना पड़ा और मुस्कुराना पड़ा जब कविता अपने कटिंग कमेंट्स करती। मुझे रोहन की बातें सुननी पड़ी जब वो मजाक में कहता कि कंपनी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। हर शब्द मेरे मुंह में कांच जैसा लगता था, लेकिन मैं उसे निगलती रही क्योंकि मुझे पता था आगे क्या आने वाला है। आरव उन हफ्तों में खास तौर पर क्रूर हो गया था, शायद गिल्ट के कारण, शायद इसलिए कि वो मुझे और दूर धकेलना चाहता था ताकि डिवोर्स को जस्टिफाई करना आसान हो। उसने अपनी वेडिंग रिंग पहनना बंद कर दिया, मेरे दिन मेरे एहसासों में दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया और धीरे धीरे ऐसी बातें करने लगा कि हम कितने अलग हैं, कि उसे ऐसी साथी चाहिए जो उसकी दुनिया समझे, जो उन्हीं सुविधाओं और उम्मीदों से बड़ी हुई हो। वसीयत पढ़े जाने की 1 रात पहले उसने कहा कि मुझे वहां आने की जरूरत नहीं, ये फैमिली मैटर है। उसने अपने फोन से नजर हटाए बिना कहा, वैसे भी तुम्हें ज्यादा बातें समझ नहीं आएंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए वहां रहना चाहती हूं। उसने कंधे उचका दिए, ठीक है, लेकिन पीछे बैठना और मुझे एम्बैरेस मत करना। तो सुबह मैंने एक सिंपल काली ड्रेस पहनी, ना डिजाइनर ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश, और मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में शरद के ऑफिस पहुंची। कॉन्फ्रेंस रूम वैसा ही था जैसा उम्मीद थी, डार्क वुड, लेदर चेयर्स, पुरानी पीढ़ियों के सख्त चेहरों वाली ऑयल पेंटिंग्स। मैं कोने में बैठ गई, गोद में अपना फोल्डर, और इंतजार करने लगी। वो एक एक करके अंदर आए। सबसे पहले कविता सुबह वाली शान में, फिर रोहन और सोनिया, फिर नैना जिसने मुझे हल्की सी सहानुभूति भरी मुस्कान दी, और आखिर में आरव जिसने मेरी तरफ मुश्किल से देखा और टेबल पर बैठ गया। और तभी वो मेरे पास झुका और फुसफुसाया, तुम इसका हिस्सा नहीं हो, जैसे मुझे याद दिलाने की जरूरत थी।
जैसे उसने 7 साल से 1000 तरीकों में वही बात नहीं कही थी। शरद ने अपने औपचारिक वकीली अंदाज में पढ़ना शुरू किया। वसीयत की संरचना, ट्रस्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस। कविता रानी की तरह बैठी थी, जैसे अपनी गद्दी लेने आई हो। कभी कभी ऐसे सिर हिलाती जैसे हर लाइन पहले से जानती हो। रोहन फोन पर था, शायद अपने दिमाग में इनहेरिटेंस जोड़ घटा रहा था। आरव टेबल को घूर रहा था, जबड़ा कसा हुआ, और मैं अपने कोने में फिर से अदृश्य। शरद ने शुरुआती हिस्से पढ़े। पुराने कर्मचारियों के लिए खास रकम, मोहन द्वारा सपोर्ट की गई चैरिटीज के लिए डोनेशन, कविता के लिए एक बड़ा ट्रस्ट जो उसे आराम से रखने के लिए काफी था, लेकिन और ये बात उसे साफ चुभ रही थी, उससे कंपनी का कंट्रोल नहीं मिलता था। फिर वो असली हिस्से पर आया, बिजनेस और कंट्रोलिंग शेयर्स वाला हिस्सा, और उसी पल कमरे का माहौल बदल गया। कविता का चेहरा कॉन्फिडेंट से कंफ्यूज्ड हो गया। रोहन सीधा बैठ गया। आरव का सिर झटके से उठा, क्योंकि शरद जो पढ़ रहा था वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। मोहन ने कंपनी के शेयर्स ऐसे स्ट्रक्चर में छोड़े थे कि बड़े फैसलों के लिए परिवार की सर्वसम्मति जरूरी थी। किसी परिवार के सदस्य को कंपनी से हटाने की कोशिश या किसी जीवन साथी को संदिग्ध हालात में डिवोर्स देने की कोशिश, दोनों ही केस में एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी बोर्ड रिव्यू ट्रिगर करता, और वसीयत में परिवार के सदस्यों को मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल अब्यूज से बचाने वाला एक खास क्लॉज भी था। शरद ने उसे धीरे धीरे पढ़ा, आवाज स्थिर। मेरी गहरी इच्छा है कि मेरे बाद मेरा परिवार हर सदस्य के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आए, चाहे वो मेहता नाम में शामिल होने से पहले कहां से आया हो, उसकी हैसियत क्या रही हो। मैंने बहुत परिवार लालच और घमंड के कारण टूटते देखे हैं, और मैं अपनी विरासत को किसी ऐसे इंसान के खिलाफ हथियार नहीं बनने दूंगा जो खुद को बचा नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। महंगे कारपेट पर सुई गिरती तो आवाज सुनाई दे। कविता का चेहरा पीला पड़ चुका था। रोहन शरद के कंधे के ऊपर से पढ़ने लगा। उसके हाव भाव कन्फ्यूजन से समझ और फिर किसी घबराहट में बदल गए। आरव अब मुझे देख रहा था, सचमुच देख रहा था। कई महीनों बाद पहली बार मैं उसकी आंखों के पीछे कैलकुलेशन चलता देख सकती थी। अगर वो मुझे अभी डिवोर्स देता, अगर वो मुझे बाहर धकेलता, तो वो सब कुछ खो देता। और तभी मैं खड़ी हो गई। कमरे की सारी नजरें मेरी तरफ घूम गईं, और पहली बार मैं उनकी नजरों के नीचे छोटी नहीं लगी। मैं टेबल तक चली गई, अपना फोल्डर शरद के सामने रखा और ऐसी आवाज में कहा जो कांपी नहीं, मुझे लगता है इस चर्चा के लिए कुछ अतिरिक्त सामग्री भी जरूरी है। प्राची ने मुझे इस पल के लिए तैयार किया था। शांत रहना, तथ्य पर रहना, सबूत को बोलने देना। शरद ने फोल्डर खोला और मैंने उसका चेहरा प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी से बदलकर कुछ कठोर होते देखा। अंदर हमारी जमा की हुई हर चीज की कॉपी थी। बैंक स्टेटमेंट्स जो दिखाते थे कि कविता ने कंपनी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, रोहन द्वारा होटल रिसोर्सेज का पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल, और आरव लावण्या अफेयर की पूरी टाइमलाइन, तारीखें, जगहें, गिफ्ट्स, रूम्स, अमाउंट्स। कुछ होटल कर्मचारियों के शपथ पत्र भी थे जिन्होंने परिवार के सदस्यों का व्यवहार देखा था। कॉर्पोरेट ऑफिस में चीख पुकार और आरव का शहर भर की प्रॉपर्टीज में बार बार गेस्ट्स के साथ आना। और आखिर में प्राची का लेटर था जिसमें साफ लिखा था कि इन सब हरकतों ने न सिर्फ मोहन की वसीयत बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और संभवतः कई कानूनों का उल्लंघन किया है। शरद ने सब कुछ बिना जल्दबाजी पढ़ा। सन्नाटा इतना लंबा हो गया कि लगा हवा भी टूट जाएगी। सबसे पहले कविता टूटी। ये बकवास है, उसने तेज आवाज में कहा, लेकिन उसमें एक घबराहट भी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये किसी रिवेंज फैंटेसी जैसा है, तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरा पूरा हक है, मैंने कहा, और मेरी आवाज पत्थर जैसी स्थिर थी। मैं आरव की पत्नी हूं, मैं कानूनी रूप से इस परिवार का हिस्सा हूं, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। और 7 साल से मैंने देखा है कि आपने मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया, जबकि आप उसी कंपनी को जिसे मेरे ससुर ने बनाया था सिस्टमैटिकली नुकसान पहुंचा रहे थे। आपने अपने बेटे को झूठ बोलना, चीट करना, मैनिपुलेट करना सिखाया, और आपने प्लान किया कि मुझे डिवोर्स देकर खाली हाथ बाहर कर देंगे ताकि आपकी परफेक्ट इमेज बनी रहे। मैंने आरव की तरफ देखा। मुझे लावण्या के बारे में पता है, सब पता है। हर होटल रूम, हर गिफ्ट, हर वो झूठ जो तुमने लेट वर्क कहकर बोला।
मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें टाइमिंग सेट करने में मदद कर रही थी, प्रोबेट के बाद, ताकि तुम मुझे डिवोर्स दे सको और ये साबित कर सको कि मैं गोल्ड डिगर थी जो कभी यहाँ की नहीं थी। आरव का चेहरा जैसे रंग खोकर राख जैसा हो गया। तुम समझ नहीं रही, उसने कहा। मैं बिल्कुल समझ रही हूं। तुम कायर हो। तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अच्छा इंसान महसूस होता था, जैसे तुम अपने परिवार से अलग हो। लेकिन जैसे ही मुश्किल आई, जैसे ही तुम्हारी माँ ने दबाव डाला, तुम टूट गए। तुमने उन्हें 7 साल मुझे रौंदने दिया और फिर तुमने किसी और को चुन लिया, किसी ऐसी को जो शायद पैसे से आती है, जिसे तुम्हारी माँ की मंजूरी मिल जाएगी। और तुमने मुझे ऐसे मिटाने की कोशिश की जैसे मैं कोई गलती थी जिसे ढक दिया जाए। फिर मैं कविता की तरफ मुड़ी। और आपने 7 साल मुझे सजा दी, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अमीर घर में पैदा नहीं हुई। लेकिन जानते हैं मैंने इन 7 साल में क्या सीखा है? पैसा और तहजीब एक चीज नहीं होती। आपके पास पैसा है लेकिन क्लास नहीं। आपके पास पावर है लेकिन ग्रेस नहीं। और आपके पति ने यह देख लिया था। इसीलिए उन्होंने वसीयत ऐसे लिखी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता था कि आप सब किस तरह के लोग हैं। रोहन ने तुरंत बचाव में कुछ बोलने की कोशिश की, वकीलों, मानहानि, बदनामी, लेकिन शरद खन्ना ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। इस फोल्डर में जो भी है वो डॉक्यूमेंटेड है और वेरीफाई किया जा सकता है, और एस्टेट के एग्जीक्यूटर होने के नाते मैं मोहन मेहता की इच्छा के मुताबिक किसी भी अनियमितता की जांच करवाने के लिए बाध्य हूं। वो रुके, फिर बेहद ठंडे तरीके से बोले, जो मैं यहां देख रहा हूं उसके आधार पर मुझे कंपनी के फाइनेंस का फुल ऑडिट और फैमिली द्वारा कंपनी एसेट्स के मैनेजमेंट का रिव्यू रेकमेंड करना होगा। उन्होंने एक एक करके सबको देखा। मोहन की वसीयत साफ है, किसी भी फैमिली मेंबर, जिसमें स्पाउसेस भी शामिल हैं, को मैनिपुलेट करने, बाहर निकालने या आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश फॉरफीचर का आधार है। अगर आप इन हालात में डिवोर्स की तरफ बढ़ते हैं आरव, तो आपकी इनहेरिटेंस चली जाएगी। अगर फाइनेंशियल अनियमितताएं साबित होती हैं कविता, तो आपको इस एस्टेट से बाहर भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। रोहन, यही बात आप पर भी लागू होती है। उन्होंने फोल्डर बंद किया। मेरा सुझाव है कि आप सब अपने अगले कदम के बारे में बहुत सोच समझकर फैसला करें। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन वो क्लोजर बिल्कुल नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कविता बिना मेरी तरफ देखे बाहर निकल गई। उसकी वो परफेक्ट शालीनता आखिरकार टूट चुकी थी। रोहन और सोनिया उसके पीछे पीछे निकल गए, आपस में दबे स्वर में तेज तेज फुसफुसाते हुए। नैना मेरे पास रुकी, मेरे कंधे को हल्के से दबाया और धीरे से बोली, गुड फॉर यू। फिर वो भी चली गई। आरव वहीं रहा। वो उसी टेबल पर बैठा रहा, लकड़ी के दानों को ऐसे घूरता जैसे उनमें जवाब छिपे हों। फिर उसने ऊपर देखा। मैंने कभी नहीं चाहा था कि बात यहां तक जाए, उसने कहा, और उसकी आवाज में सच में पछतावा था। लेकिन पछतावा काफी नहीं था। पछतावा 7 साल की बेइज्जती और अकेलेपन को मिटा नहीं सकता। पछतावा उस इंसान को वापस नहीं बना सकता जो मैं कभी थी, उससे पहले जब मैंने खुद को छोटा करना सीख लिया था। आपने हर चीज चाही थी आरव, मैंने धीरे से कहा। हर बार जब आपने अपनी मां को मुझे अपमानित करने दिया, हर बार जब मैंने सवाल उठाने पर मुझे पागल महसूस कराया, हर बार जब आप किसी दूसरी औरत की खुशबू लेकर घर आए और मुझे कहा कि मैं पैरानॉइड हूं, आपने ये सब चाहा था आरव। आपको बस ये नहीं चाहिए था कि मैं पलट कर लड़ूं। डिवोर्स की कार्यवाही 8 महीने चली, और वो उतनी ही क्रूर थी जितनी अमीर परिवारों की जंगें होती हैं। आरव के वकीलों ने हर हथकंडा अपनाया, कहा कि मैंने पैसे के लिए शादी की, कि मैंने किसी तरह आरव को मैनिपुलेट किया, कि उसके अफेयर के सबूत नकली हैं। लेकिन प्राची चावला बेहतर थी। उसने हर उस बेइज्जती का डॉक्यूमेंट कोर्ट में रखा जो मैंने झेली थी। हर रविवार की डिनर टेबल जहां मुझे नीचा दिखाया गया, हर इवेंट जहां मुझे बाहर वाला बनाकर रखा गया। उसने दिखाया कि आरव के अफेयर ने हमारे जॉइंट अकाउंट्स को कैसे खाली किया, कैसे उसने लावण्या पर शादी के पैसों से लाखों खर्च किए, गिफ्ट्स, कमरे, ट्रैवल। उसने ये भी साबित किया कि कविता आर्थिक कारणों से डिवोर्स को सक्रिय रूप से पुश कर रही थी, और उसी से मोहन की वसीयत का फोरफीचर क्लॉज ट्रिगर होता था। जज एक सख्त 60 के आसपास की महिला थी, जिन्हें हक जताने वाले अमीर लोगों की चालाकी से कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने मुझे शादी के दौरान अर्जित हर चीज का आधा हिस्सा दिया, जिसमें आरव की मोहन से मिलने वाली इनहेरिटेंस की वैल्यू का आधा भी शामिल था।
और उससे भी ज्यादा अहम बात, सेटलमेंट में एक क्लॉज डाला गया जिससे आरव, कविता या मेहता परिवार का कोई भी सदस्य मेरे खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बयान नहीं दे सकता था। वे निजी तौर पर मुझसे नफरत कर सकते थे, लेकिन मेरी इज्जत को वैसे बर्बाद नहीं कर सकते थे जैसा उन्होंने प्लान किया था। लेकिन असली कर्मा कंपनी के साथ हुआ। शरद के ऑर्डर किए गए ऑडिट में कविता और रोहन की सालों की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट सामने आई। कुछ भी इतना क्रिमिनल नहीं कि जेल हो जाए, लेकिन इतना जरूर कि मोहन की वसीयत की शर्तें टूटे। इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज ने दखल दिया और कविता और रोहन को एक्टिव मैनेजमेंट से इस्तीफा देना पड़ा। आरव किसी तरह अपनी पोजीशन बचा पाया, लेकिन इतनी कड़ी निगरानी में कि उसकी अथॉरिटी लगभग नाम भर की रह गई। कंपनी ने बाहर से प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स हायर किए, ऐसे मैनेजर्स जो किसी परिवार के ताज को नहीं, बोर्ड को जवाब देते थे। मोहन ने जो बनाया था वो बच गया, लेकिन मेहता परिवार का उस पर परम अधिकार टूट गया। कविता को फार्म हाउस छोड़ना पड़ा। वो संपत्ति कंपनी के नाम थी, उसके निजी नाम पर नहीं। नई मैनेजमेंट ने फैसला किया कि उसे लग्जरी रेंटल प्रॉपर्टी में बदला जाएगा। कविता ने शहर में एक पेंट हाउस खरीद लिया। आम पैमानों पर वो अब भी अमीर थी, लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीजों में वो छोटी हो गई थी। सार्वजनिक रूप से अपमानित, सामाजिक रूप से कमजोर, किसी साम्राज्य की रानी नहीं रही। और लावण्या? डिवोर्स के 3 महीने बाद वो आरव की जिंदगी से गायब हो गई। असलियत ये थी कि वो आरव को लाइफस्टाइल के लिए डेट कर रही थी, उस वादे के लिए कि वो मेहता बहू बनेगी, उस स्टेटस और एक्सेस के साथ। जैसे ही साफ हुआ कि आरव आधी इनहेरिटेंस खो देगा, उसका नाम स्कैंडल से जुड़ गया है और उससे शादी का मतलब फेरी टेल नहीं बल्कि लीगल सोशल झंझट है, वो चली गई। मुझे सोसाइटी नेटवर्क के कुछ लोगों से, जो मेरे साथ थोड़े इंसानियत से पेश आए थे, खबर मिली कि वो अब सैन फ्रांसिस्को में किसी टेक बिलियनर के साथ है। उसके लिए गुड लक, उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने अपना सेटलमेंट लिया और वो किया जिसे करने से मैं 7 साल डरती रही थी। मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, एक इवेंट प्लानिंग और हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग फर्म जो लग्जरी प्रॉपर्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स में स्पेशलाइज करती थी। मेहता होटल्स को इतने साल अंदर से देखते हुए, वो चैरिटी गालाज, वो डिनर्स जहां मुझे अदृश्य समझा जाता था, मैं सीख रही थी। मैं समझ रही थी कि क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी सर्विस मेहमान को सम्मानित महसूस कराती है और कौन सी उसे चलता फिरता वॉलेट बना देती है। मेरा पहला क्लाइंट एक बुटीक होटल चेन था जो बड़े प्लेयर्स से मुकाबला करना चाहता था। 1 साल के अंदर हमने उनकी इवेंट बुकिंग्स 3 गुना कर दी और उनकी पहचान ऐसी सर्विस के लिए बनी जो दिखावे वाली नहीं, पर्सनल लगती थी। बिजनेस बढ़ा, मैंने टैलेंटेड लोगों को हायर किया, उन्हें अच्छा पे किया, सम्मान दिया। मैंने वैसी कंपनी बनाई जैसी कंपनी में मैं 26 की उम्र में काम करना चाहती थी, जब मैं खुद को साबित करने के लिए भाग रही थी। मैंने शहर के दूसरे हिस्से में एक नया पेंट हाउस खरीदा जहां बड़ी बड़ी खिड़कियां दिन भर रोशनी भर देती थीं। मैंने उसे अपने तरीके से सजाया, आरामदायक, गर्म, बिल्कुल वैसा नहीं जैसे वो ठंडा डिजाइनर शोकेस वाला घर था जिसमें मैं आरव के साथ रहती थी। मैंने एक रेस्क्यू डॉग अडॉप्ट किया, एक देसी मिक्स ब्रीड का, जिसका नाम मैंने चीकू रखा। ना कोई पेडिग्री और पूरी पर्सनालिटी। मैं अपने माँ बाप के फिर करीब आई, जिनसे शादी के दौरान मैं दूर होती जा रही थी। मुझे शर्म आती थी बताने में कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, और मुझे घमंड आता था मानने में कि मैंने गलती की। लेकिन उन्होंने मुझे बिना जज किए गले लगा लिया, जैसे असली परिवार करता है। मेरी माँ रो पड़ी जब मैंने सब बताया, और मेरे पिता ने कहा, मुझे हमेशा से पता था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो वैलिडेशन जिसकी भूख मुझे सालों से थी। डिवोर्स फाइनल होने के करीब 1 साल बाद मेरी मुलाकात नैना से शहर के एक कैफे में हुई। वो एक ही इंसान थी मेहता परिवार में जिससे मुझे कभी थोड़ी गर्माहट महसूस हुई थी। कभी कभी मैं सोचती थी, क्या वो इस पूरे फॉलआउट से बच पाई होगी। हमने कॉफ़ी पी। उसने बताया कि उसने कंपनी छोड़ दी है और अब एक नॉन प्रॉफिट में काम कर रही है जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाता है। उसने कहा उसे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती, पैसे, स्टेटस और विरासत के लिए लड़ते हुए अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि शादी के दौरान उसने ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया, कि वो छोटी छोटी क्रूरताओं में चुप रहकर सहभागी बन गई, चाहे शुरुआत उसने ना की हो।
मैंने उसकी माफ़ी की कद्र की और मैंने उसे ये बताया भी। अब भी हम कभी कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, दो औरतें जो एक ही जाल से अलग अलग तरीकों से बाहर निकलीं। अब मैं आरफ से नफ़रत नहीं करती। सच कहूं तो मैं उनमें से किसी से भी नफ़रत नहीं करती। नफ़रत एनर्जी मांगती है और वो मेरी काफ़ी एनर्जी पहले ही ले चुके हैं। अब जो महसूस होता है वो अफसोस से ज़्यादा दया जैसा लगता है और थोड़ी सी समझने की जिज्ञासा भी। उनके पास सब कुछ था, दौलत, स्टेटस, शिक्षा, अवसर, और उन्होंने उसी का इस्तेमाल खुद को और अपने आसपास के हर इंसान को दुखी करने में किया। उन्होंने पैसे और शिष्टाचार का एक किला बनाया ताकि लोग बाहर रहें, ये समझे बिना कि वे खुद उसी किले में अपनी सबसे बुरी आदतों के साथ बंद हो गए हैं। आरफ आज भी उन्हीं सोशल सर्कल्स में उठता बैठता है, उन्हीं क्लब्स में जाता है, उसी पेंट हाउस में रहता है जहां मैं उसके साथ रहती थी। लेकिन किसी ने जो उसके एक कंपनी इवेंट में गया था मुझसे कहा कि वो अब थका हुआ दिखता है, उम्र से बड़ा, जैसे उसके अंदर की कोई ज़रूरी चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या वो कभी ये सोचता होगा कि अगर उसमें अपने परिवार से अलग होने की हिम्मत होती तो हम क्या हो सकते थे? शायद नहीं। आरफ जैसे मर्द उस तरह की आत्मचिंतन में नहीं जाते। मैंने जो असली लग्जरी सीखी है वो पैसा नहीं है, डिज़ाइनर कपड़े नहीं, पेंट हाउस का व्यू नहीं, वो ब्लैक कार्ड नहीं जो कभी डिक्लाइन ना हो। हाँ, वो चीज़ें अच्छी हैं। मैं ये नाटक नहीं करूँगी कि मुझे आज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पसंद नहीं, लेकिन वो जीवन का मतलब नहीं है। असली लग्जरी है खुद होने की आज़ादी, बिना माफ़ी मांगे। वो शांति कि आप तुम्हें किसी और की उम्मीदों में फिट होने के लिए खुद को छोटा नहीं करना। वो गरिमा कि तुमने कुछ अपने हाथों और अपने विजन से बनाया। ये जानना कि कोई तुमसे वो छीन नहीं सकता क्योंकि तुमने कभी किसी से मौजूद रहने की परमिशन नहीं मांगी। अपने ही घर में बैठना अपने रेस्क्यू डॉग के साथ सुबह की कॉफ़ी लेकर और ये जानना कि तुम्हारे आसपास की हर चीज़ तुम्हारी पसंद, तुम्हारी वैल्यूज़ और तुम्हारी ज़िंदगी का प्रतिबिंब है, और वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी। कभी कभी मैं उस लड़की के बारे में सोचती हूँ जो मैं थी, 26 साल की, किसी जगह बिलोंग करने की इतनी भूखी कि हर चेतावनी, हर रेड फ्लैग को नज़रअंदाज करती गई। मैं चाहती हूँ कि मैं पीछे जाकर उसे कहूँ कि वो पहले से ही कहीं की थी। उसे उनकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी, उनकी दुनिया की ज़रूरत नहीं थी। आरफ से मिलने से पहले जो वो थी वो पहले से ही पूरी थी। लेकिन शायद उसे ये सब झेलना ज़रूरी था ताकि वो आज वाली मैं बन सके। शायद कुछ लोग ऐसे ही सीखते हैं, अपमान, विश्वासघात और फिर आखिरकार खुद के लिए खड़े होकर खुद को छोटा करने से इनकार करके। मैं ये रास्ता किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन मैं उस जगह को भी नहीं बदलूंगी जहां मैं पहुंची। जिस दिन हमारी शादी की 8वीं सालगिरह थी, अगर हम साथ होते, उस दिन मैं घर पर अकेली थी, एक नए क्लाइंट के प्रपोजल पर काम कर रही थी। तभी मेरा फ़ोन बजा, अननोन नंबर। मैं लगभग नहीं उठाती, लेकिन किसी वजह से उठा लिया। वो आरव था। उसकी आवाज़ अजीब थी, हिचकिचाती हुई, वैसी मैंने उसे कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा कि वो मेरे बारे में सोच रहा था, हमारे बारे में, और चीज़ें कैसे ख़त्म हुई। उसने कहा वो थेरेपी में है। उसकी नई गर्लफ्रेंड ने जोर दिया और वो अपने पुराने व्यवहार की जिम्मेदारी लेना सीख रहा है। उसने मुझसे माफ़ी मांगनी थी, सच में माफ़ी। वो आधा अधूरा सॉरी नहीं जो उसने शरद के ऑफिस में बोला था। मैंने उसे करीब 5 मिनट सुना। वो काफ़ी सिंसियर लगा, या कम से कम ऐसा लगा जैसे उसने खुद को यकीन दिला लिया हो कि वो सिंसियर है। फिर एक खामोशी हुई और मुझे समझ आया वो चाहता है कि मैं उसे माफ़ कर दूं ताकि उसे वो क्लोजर मिल जाए जिसकी उसे ज़रूरत है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने कॉल किया। मैं उम्मीद करती हूँ थेरेपी आपकी मदद करे, सच में। लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करती आरफ, किसी गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी माफ़ी मेरे लिए नहीं है। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको खुद को माफ़ करना होगा। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं खुश हूँ असल में, उन तरीकों से जिन तरीकों से मैं आपके साथ कभी नहीं थी। तो कॉल के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे ये बातचीत नहीं चाहिए। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मैंने कॉल काट दी। फिर मैं वापस अपने प्रपोजल पर लौट आई।
अपने काम पर, अपनी जिंदगी पर, क्योंकि यही आज़ादी है, अपने अतीत पर फ़ोन काट पाना और अपने भविष्य को बनाने में वापस लग जाना। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। हो सकता है अगली कहानी आपकी कहानी जैसी ही लगे।